बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत हुई और इस समाअत के बाद अब पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है। अब पूरा पांसा भी पलट गया है और टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। और ये सब कुछ होने के बाद अब प्लान्स तब्दील किए जा रहे हैं। सब पर खौफ तारी हो चुका है और सब इस वक्त डर कर अपनी अपनी पॉलिसियां तब्दील करने पर लग चुके हैं। और इमरान खान का पलड़ा एक मर्तबा फिर से भारी होता हुआ महसूस हो रहा है। बाकी अरकान किस तरह से पीएम हाउस पहुंचे, कौन कौन इस वक्त वापसी की टिकट करवा रहा है और ऑपोजिशन की बैटरी क्यों लो हो चुकी है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि इस वक्त न्यूट्रल का फायदा किसे हो रहा है। इदारों के न्यूट्रल रहने की वजह से कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। और साथ ही साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का 27 मार्च का जलसा, उसमें एक बड़ी रुकावट आई है। ये रुकावट क्या है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा और क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली कार्रवाई के बाद ऑपोजिशन की बैटरी लो थी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना साहब तो वैसे ही खिसक गए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद उनका कुछ कहना या फिर कुछ बोलना बनता नहीं था। आपके सामने बड़ी अहम तफसीलात रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या है। अब मामला यह था, इसका पस मंजर बेसिक सा जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं कि जी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून, उन्होंने एक आईनी दरखास्त जमा करवाई। ये आईनी दरखास्त ये कहती है कि जी तमाम तर सियासी जमातों को जलसे करने से रोका जाए। ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ने आज करनी थी, लेकिन सिंध हाउस पर हमले के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने यह सैटरडे को कर दी। उस दिन साथ अटॉर्नी जनरल को यह भी कहा कि आपने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो रेफरेंस फाइल करना है वो भी कर दें ताकि उसकी समाअत भी हम कर लें। अब वो जो आइन का आर्टिकल 63A है उसके हवाले से भी तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि उसकी सुप्रीम कोर्ट बार मुखालफत करता रहा और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने इस समाअत से पहले एक स्टेटमेंट दी और बाद में शहबाज गिल ने इन पर तनकीद भी की कि सुप्रीम कोर्ट बार को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसे एक इदारे के तौर पर बनकर सामने आना चाहिए और उसे शहबाज शरीफ के वकील के तौर पर अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है, हुकूमत का रेफरेंस काबिले समाअत नहीं है। पहली बार स्पीकर ने आइन की पासदारी नहीं की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट की तारीख में आज तक एक इजलास नहीं बता सकते जिसमें रूल 37 की कॉल पर खिलाफ वर्जी की गई हो। और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 63A जो है उसकी तशरीह की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत की तरफ से यह रेफरेंस काबिले समाअत ही नहीं है। अब इस पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, सारे सीनियर वकला कमरा नंबर 1 में पहुंचे अदालत में और वहां पर रश हो गया। तो जस्टिस साहब ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ने, कि कुछ लोग ऊपर गैलरी में चले जाएं। और उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि यह सारा कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है, लिहाजा बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा कि स्पीकर ने 14 दिन वाली खिलाफ वर्जी की, ये तमाम तर चीजें। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने, जो बार के वकील हैं, उन्हें यह बात कही कि आप तैयारी के बगैर आए हैं, आपने आज तैयारी नहीं की, आपके आज केस बड़ा वीक है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने वो पत्ता फेंक दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने सब पर खौफ तारी कर दिया है। और आइन की आर्टिकल 63A जो है उसके लिए इस वक्त ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस काबिले समाअत करार दे दिया है, बल्कि इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। यानी कि सिर्फ 2 वकला नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। और इस हवाले से तमाम तर सियासी जमात को फिर से नोटिसेस इस स्पेसिफिक केस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी हैं। जबकि बिलावल ने यह बात कही थी कि हम स्पीकर को अदालत लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चीफ जस्टिस ने उस मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर का मामला है और पार्लियामेंट की कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं होता। यह चीज बड़ी वाज़ेह है। अब इस सब के अंदर जो जलसे के हवाले से बातें हुई उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन अरकान असम्बली को बाहिफाजत असम्बली पहुंचने की यकीन
यकीन दहानी कराई। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत में कहा कि अरकान असम्बली को असम्बली पहुंचने में रुकावट पैदा करने के मसले पर मैंने वज़ीर आज़म से बात की। हल्फन कहता हूं कि इजलास के दिन किसी को असम्बली आते वक्त हुजूम से गुजरना नहीं पड़ेगा, यानी कि जो लग रहा है कि इंतशार होगा, क्राउड वायलेंस हो सकती है, अनारकी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दिन बाहर कोई हुजूम नहीं होगा, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के दिन नहीं बल्कि बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि किसी भी दिन असम्बली के बाहर कोई हुजूम नहीं होगा और तमाम अरकान बगैर किसी रुकावट के असम्बली आ जा सकेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई शेख किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकती। अब यहाँ तक तो ये बात है कि इन्होंने वो पत्ता फेंका, इन्होंने कहा कि आइन की कोई शेख किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकती, वो वोट डाले, वोट उसका आइनी हक है और उसका आइनी हक हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट या स्पीकर उससे नहीं लेगा। लेकिन उस वोट को कबूल करना है या रिजेक्ट करना है, ये स्पीकर का हक है, ये स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये स्पीकर को ओहदे के साथ ये अथॉरिटी तफवीज़ की गई है और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये थर थर कांपना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक तो आइन का भी आर्टिकल 63 है तो आगे चल कर जाएगा और ये जो सारे बागी अरकान हैं इनकी इसकी वजह से सिट्टी गुम हो गई है कि ये हुकूमत की कानूनी टीम जो वंडर्स कर रही है, इस वक्त किसी ने इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लीगली इस कदर स्ट्रॉन्ग केसेस लाएंगे। और जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील है उसे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तैयारी करके ही नहीं आए, आपको पता ही नहीं है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने वो पत्ता फेंक दिया, ठीक है वोट दें, वोट से हम नहीं रोकेंगे, वोट आपका हक है, लेकिन वोट को कबूल करना या रिजेक्ट करना ये जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हक है, उसका राइट है, उसके पास आइन ने उसे अथॉरिटी दी है, वो उसे करे ना करें ये उस वक्त देखा जाएगा, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब एक जानिब इन अरकान को ये है कि इनका वोट भी एक्सेप्ट नहीं होगा, दूसरी जानिब अब इनकी नाअहली के हवाले से भी इनके सर पर तलवार लटक रही है। तलवार इसलिए नाज़रीन कराम लटक रही है क्योंकि यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2018 में एक बेंच के सरबराह थे, इन्होंने ही फैसला दिया था कि जी अगर आइन के अंदर नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी तो वो फिर ताहयात नायल होगा। अब ये जो इन्होंने जमा भी करवाया इसके अंदर भी यही सवाल पूछे गए हैं, ये तमाम तर चीज़ें सबके सामने हैं कि क्या किसी को जुर्म से पहले जुर्म से नहीं रोका जा सकता, अगर कोई नाअहल होता है तो उसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी, और ये तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से इस आर्टिकल आइन के आर्टिकल 63A के ऊपर राय मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी गई है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त PM ऑफिस के अंदर बागी अरकान का जाना शुरू हो चुका है और वजीर आजम से नाराजगी का रिश्ता जो है वो खत्म करने के हवाले से गुलाम बीबी भरवाना जो कि बड़ी मशहूर रुकन कौमी असम्बली हैं और इमरान खान की नाक़िद, और इनका नाम सबसे पहले आता था कि जी ये सबसे पहले बागी रुकन है और ये सबसे पहले उड़ान भरेंगी। अलबत्ता इन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात भी की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और इन्होंने कहा कि वजीर आजम से नाराजगी का रिश्ता नहीं, मैंने हमेशा उन्हें पूरा एतमाद देखा है, आज भी वो वैसे ही थे। मुलाकात में उनसे कहा कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। रुकन असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, और उनसे जब पूछा गया कि इमरान खान कॉन्फिडेंट है, कहती मैंने तो पहले दिन से आज के दिन तक उस शख्स को कभी कॉन्फिडेंस लूज करते ही नहीं देखा और हम इसके साथ हैं, कोई शिकवे गिले नहीं है हमारे। और इस वक्त बागी अरकान, मुनहरिफ अरकान या फिर रंजीदा अरकान आप कह लें जो PTI से हैं, उन्होंने भी बैक गियर लगा दिया हुआ है और वापसी का सफ़र जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कुछ होना है उसके बाद अभी आप मज़ीद देखिएगा कि ये पूरे का पूरा मामला अब वाज़े होता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की समाअत अब नाज़रीन कराम 25 तारीख तक है और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है वो होनी है, 25 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश होगी कौमी असम्बली के अंदर और 22 और 23 तारीख को इसलिए समाअत नहीं है क्योंकि छुट्टी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर ही समाअत है, लेकिन ज़ाहिर बात है सरकारी छुट्टी के दिन कुछ नहीं हो सकता। अब हो क्या रहा है, अब तरीन ग्रुप जो है उसकी जो नाराज़गी है वो भी हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है और अपोजिशन की इसलिए भी बैटरी लो है, उस पर हम आते हैं कि किस तरह से हुई है। तरीन ग्रुप के सूबाई असम्बली अरकान में भी नाज़रीन कराम टूट फूट शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक MNAs के बाद तरीन ग्रुप के MPAs में भी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। ग्रुप के 5 MPAs ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि ये मुलाकातें गुज़श्ता 2 रोज़ में लाहौर में हुई। मुलाकात करने वालों में तैमूर लाली, बिलाल असगर, इफ्तिखार गोंदल, फैसल हयात और असलम भरवाना शामिल हैं। दोबारा राब्ते नून लीग की जानिब से टिकटों की गारंटी ना मिलने पर किए गए। ज़राए ने बताया कि हमजा शहबाज की तरीन ग्रुप से मीटिंग मायूस कुन थी। एक MPA तरीन ग्रुप ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि हमजा टिकटों का वादा करेंगे लेकिन ऐसा ना हुआ। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में ग्रुप के
مزید ارکان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی کہ اب ترین گروپ کی یونٹی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور اندر کی خبر یہ دے دوں کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ترین گروپ کے مسائل حل کرنے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے، اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ ترین گروپ کے اراکین کے مسئلے میں جتنے ان کے مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، اور بنانے کا مشن حکومت پنجاب کے تمام تر جتن سامنے آ گئے ہیں، اور عثمان بزدار بھی سب کے اندر اپنی سیاسی چالیں چل رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر نیوٹرل پر بھی بات ہوگی، اور عمران خان پہلی مرتبہ پاکستان کی افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کے اوپر کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد انتظامیہ نے ڈی چوک پر جلسے کے لیے حکومت کی طرف سے بھی درخواست وصول کی، اپوزیشن کی طرف سے بھی درخواست وصول کی۔ ضلع انتظامیہ نے حکومت اور اپوزیشن کو جلسوں کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دے دی ہے، اور حکومت کو پریڈ گراؤنڈ کی پارکنگ اور اپوزیشن کو سیکٹر H9 میں جلسے کی تجویز دی گئی ہے، اور دونوں کے لیے یہ بڑے مقامات ہیں جلسے کے لیے، اور ایک جگہ پر ان دونوں کو جلسے کی اس لیے اجازت نہیں دی جا رہی۔ ظاہری بات ہے حکومت کے والے سے جو آج اٹارنی جنرل نے باتیں کی، اس کے بعد ضلع انتظامیہ کا یہ فیصلہ زیادہ چھمبے کی بات نہیں لگ رہا، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ ہم ڈی چوک کے باہر یا پارلیمنٹ کے باہر رش لگائیں گے ہی نہیں، یعنی کہ وہ بھی مائنڈ بنا چکے ہیں کہ ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر کچھ پی ٹی آئی کے اندرونی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ بھی پورے نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم نے پریڈ گراؤنڈ پر یہ جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ اور اب ضلع انتظامیہ نے کیونکہ دونوں کو ایک کو H9 سیکٹر جو ہے اسلام آباد کا وہ، اور دوسرے کو پریڈ گراؤنڈ کی پارکنگ دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے حکومت کو پریڈ گراؤنڈ پارکنگ میں جلسہ کرنے کی تجویز دی ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے جلسے کے مقام کی تبدیلی پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی، اور حکومتی جلسے کا مقام تبدیل ہونے پر اپوزیشن ڈی چوک پر جلسہ نہ کرنے پر رضامند ہے۔ یعنی کہ اپوزیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت بھی وہاں پر نہیں کرتی تو ہم الگ الگ مقام پر کریں گے، لیکن اگر حکومت نے یہاں پر کیا تو ہم یہیں پر جلسہ کریں گے، چاہے ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے۔ اس وقت ظاہری بات ہے ریڈ زون جو ہے اور اس کے 1 کلومیٹر باہر تک پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ آج آئی جی نے سپریم کورٹ کو آگاہ بھی کیا کہ 144 ہم نے نافذ کر دی ہوئی ہے، اس میں لوگ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ چیز ایک پریکٹیکل بھی ہے اور اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال میں OIC اجلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد میں سیکیورٹی حصار انتہائی سخت کر دیا گیا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2500 رینجرز، 2000 FC اور 8000 پولیس اہلکار صرف اور صرف ریڈ زون میں 12500 اہلکار اس وقت آن ڈیوٹی ہیں۔ پاکستان کی افواج بھی اس کی سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہیں، اور FC والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ انہیں جلدی واپس کر دیتے ہیں تو ہم KP سے مزید، کیونکہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہیں، مزید ارکان جو FC کے جوان ہیں وہ بھی بھیج دیں گے، ورنہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا 2500 سے زائد کا فگر آپ کے لیے اویلیبل کرنے میں۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام آپ کو ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ ادارے اس وقت نیوٹرل ہیں، لیکن اب اس نیوٹرل رہنے کی وجہ سے اداروں کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور کس طرح سے اداروں کی ساکھ متاثر کی جا رہی ہے، اس پر سب سے پہلے پورے پاکستان کے اندر صحافیوں میں ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے شور ڈال رہے ہیں۔ اور اب اس پہ نہ صرف اس پہ شہباز گل، فواد چودھری، ڈاکٹر اسلان اور نون لیگ کے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ PTI یہ سب کر رہی ہے، سارا معاملہ چل رہا ہے، اداروں کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، لیکن اب پاکستان کے وزیر اعظم میدان میں آ چکے ہیں، اور اداروں اور افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تناظر میں وزیر اعظم نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر اداروں اور افسران کے خلاف مہم چلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے اداروں اور افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کا نوٹس لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ PTI کی تصاویر لگا کر سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو سوشل میڈیا مہم چلانے والوں سے متعلق رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے مہم چلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف FIA کارروائی کرے۔ اب یہ ایک بڑی ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور عمران خان اداروں کے حق میں سامنے آ گئے ہیں، اور اس چیز کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے موڈ میں پرائم منسٹر آف پاکستان لگ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ہم نے اس پوری کی پورے معاملے کو پاکستان کی افواج کے ساتھ محاذ آرائی کی طرف نہیں لے کر جانا، اور PTI کے لوگ بھی جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھڈا ہو جائے، سیویاں جمع کرا رہے ہیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے اداروں کو کمزور نہ کیا جائے، یعنی یہ بات
نون لیگ کہہ رہی ہے جس کے تاحیات قائد جلسے میں افواج پاکستان کو گالیاں دیا کرتے تھے، نام لیا کرتے تھے اور کہتے تھے فوج اپنے چیف کا حکم نہ مانگے، یعنی کہ بغاوت کا اندیا دے دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے ان کی بات سنتا کون ہے؟ لیکن آج وہی فوج کے دفاع میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ایجنڈے کے تحت ایک پورا معاملہ سجایا جا رہا ہے اور یہ صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس ملک پاکستان کا۔ اللہ نگہبان پاکستان۔